नमस्कार बच्चों, अलजेब्रा की लेक्चर सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लासेज में कुछ थ्योरम्स थी, कुछ डेफिनेशंस थी, हमने वो कंप्लीट कर ली थी। आज हमारा टॉपिक रहेगा किसी भी अवयव की पूर्णांक घात और किसी ग्रुप के किसी अवयव की कोटि फाइंड करना। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है किसी अवयव की पूर्णांक घात। क्या है, अवयव की घात किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो। कोई जी ग्रुप है तो उस ग्रुप से कोई एलिमेंट ए लिया तो उसकी घात को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, ए की घात 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी। अगर किसी भी एलिमेंट की पावर या घात 0 करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के। और ई क्या है, ग्रुप का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, सेकंड, ए की घात n, यानी एलिमेंट की घात कितनी है, n है, तो इसे किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, किस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे करते हैं। हमने छोटी क्लासेज में भी देखा है कि जिसकी घात होगी है, जैसे a की घात n है, ठीक है, तो a को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, n टाइम्स। तो a स्टार a, अगर आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना, इसी प्रकार होता है ना। तो यही कितने टाइम होगा, n टाइम्स होगा। इसे इस प्रकार लिखेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब a की पावर n है, उसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर दिया। अगर माइनस हो पावर यहाँ तो देखो आगे कैसे, अगर पावर या घात माइनस में हो तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, a की पावर -1। ठीक है, और ब्रैकेट लगा के और उसकी घात क्या कर देंगे, n। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, a की घात -n। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, अभी अब हम किसी भी एलिमेंट की कोटि निकालेंगे। क्या, कोटि। तो कोटि को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, उस जो घात होती है वही क्या होगी, उसी एलिमेंट की कोटि होगी। देखो आगे, a की घात m स्टार a की घात m। अब बताओ, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, अगर आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो a की घात m + n, बताओ यहाँ किसी भी स्टूडेंट्स को शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर घात की मल्टीप्लाई में घात हो, a की घात m की घात n हो, तो उसको किस प्रकार लिख सकते हैं, a की घात mn। बताओ किसी को भी कोई दिक्कत क्या। ये टॉपिक था घात के बारे में, यानी घात को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे अपन, वही घात आगे कोटि के अंदर यूज होगी कि जिस भी एलिमेंट की घात होगी वही उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी, वो कंडीशंस क्या है आगे अपन देखते हैं ग्रुप के किसी अवयव की कोटि के टॉपिक में। आगे लिखो, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है कि आगे जितने भी अपन थ्योरम करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उसमें इस डेफिनेशंस का यूज अधिकतर होगा। तो इस डेफिनेशंस को आप अच्छे से समझना, कहीं भी दिक्कत आए तो वीडियो रोक के एक बार दोबारा से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि या नहीं आ रहा है, आप उसे कम से कम एक बार समझने की कोशिश करना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, एक ग्रुप होगा, कोई भी ग्रुप है जी, ठीक है, माना जी एक ग्रुप है, उसमें से मैंने कोई एलिमेंट ए ले लिया। ठीक है, तो एलिमेंट ए क्या लिया मैंने, जी से कोई एलिमेंट ए ले लिया, तो एक छोटा यानी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक n का अस्तित्व इस प्रकार होगा, यानी n क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। और वो किस प्रकार विद्यमान हो, a की घात n इक्वल में क्या हो, आइडेंटिटी हो। तो n को क्या बोलेंगे फिर, a की कोटि कहेंगे। यानी n का अस्तित्व इस प्रकार होना चाहिए कि उस एलिमेंट की घात लगाने पे इक्वल में आइडेंटिटी आ जाए, तो उस n को क्या बोलेंगे, एलिमेंट a की कोटि बोलेंगे। इसे किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, ऑर्डर ऑफ a, इस प्रकार लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ a इक्वल में n। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैंने यहाँ 3 स्टार भी लगा रखा है। ये डेफिनेशंस आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन क्या बोलना चाह रही है वो देखो, कि एक ग्रुप जी है, कोई भी ग्रुप है जी, तो उसका एक एलिमेंट ले लेते, कोई भी एलिमेंट है वो ए है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने, जैसे मैंने ए एलिमेंट ले लिया। ठीक है, उस ए एलिमेंट की कोटि क्या होगी, उसे किस प्रकार डिफाइन करेंगे, एक छोटे से छोटा यानी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा n, वो किस प्रकार एग्जिस्ट करें कि a की घात n, यानी a की पावर n करने पे क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी आ जाए। तो उस n को, पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलेंगे,
उस एलिमेंट ए की कोटि बोलेंगे। उसे किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल में एन, लेस देन इक्वल्स भी बोल सकता हूं। क्यों, मैंने क्या बोला, एन को क्या लेना है, छोटे से छोटा, यानी एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी तो कितनी भी हो सकती है, बट हमें उनमें से चाहिए कौन सी, सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लेना। तथा इस प्रकार के एन का अस्तित्व ना हो, अगर ये एन नहीं मिले तो उस एक की कोटि अनंत हो जाएगी भाई। अगर एक की पावर एन करने पे आइडेंटिटी ना आए, तो अगर एन ऐसा एन हमें मिले ही नहीं कि पावर करने पे क्या हो, आइडेंटिटी आए, तो फिर क्या बोलेंगे, उस एक की कोटि क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी भाई। ध्यान रखना इस चीज को, अगर ये हमें कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई होती है तो फिर क्या बोलेंगे, उस एक की कोटि क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। बताओ किसी भी स्टूडेंट्स को इस डेफिनेशंस में कोई प्रॉब्लम है क्या? डेफिनेशंस में कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक एन लेंगे, वह स्मॉलेस्ट इंटीजर लेंगे, वो किस प्रकार एग्जिस्ट करना चाहिए कि उसकी पावर करने पर, एलिमेंट की पावर करने पर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आ जाए, तो फिर क्या बोल देंगे, वह एन कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर जो उस एलिमेंट की पावर लगाने के पश्चात आइडेंटिटी देता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट ए की कोटि बोलेंगे। ठीक है, अब इस डेफिनेशंस को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आपको डेफिनेशन मेरे हिसाब से 100% समझ में आ गई होगी, फिर भी एक बार क्या होता है, जब तक डेफिनेशंस को एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझेंगे तब तक मैथमेटिकल स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर क्या थ्योरी लिखा दिया आपने। तो इस थ्योरी को मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आगे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना डेफिनेशंस का और साथ के साथ नोट्स बनाते रहना। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को सबको पता है कि आपकी एग्जाम बहुत जल्दी होगी, शायद इसी मंथ में आपकी एग्जाम, अगले मंथ में, नेक्स्ट मंथ मतलब जुलाई में आपकी एग्जाम करवा दी जाए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स तैयार रहो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए उसके लिए लेक्चर प्रोवाइड करवाने की। फिर भी देखो आगे इनसे कुछ एग्जाम्पल है वो करते हैं। एग्जाम्पल है, ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात की। जो ग्रुप क्या है, जी है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और गुणन संक्रिया क्या है, गुणन संक्रिया। ठीक है, अब आप बताओ मेरे को गुणन संक्रिया क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है ना। ठीक है, अब मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था, किस प्रकार की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कोई एलिमेंट ए है, उसकी पावर n करने पे क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, ये तो बताया था मैंने। और यहाँ ई क्या है, 1, क्यों, गुणन संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को इस ग्रुप की कोटि कितनी है। अरे जिस ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे उसकी वही कोटि होगी। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल में कितना हो गया, 3। अब मुझे इस ग्रुप के प्रत्येक अवयव की क्या निकालनी है, ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि निकालनी है। तो सबसे पहले मैं 1 की निकालूंगा, फिर ओमेगा की निकालूंगा, फिर ओमेगा स्क्वायर की निकालूंगा। ठीक है, तो अवयव की कोटि 1 की घात कितनी करें कि आइडेंटिटी आ जाए, 1 करने पे आ रहा है ना। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो 1 की घात कितनी हो गई, 1। एक बात और ध्यान रखना, कुछ एग्जाम्पल करेंगे उस चीज को ध्यान रखना, अगर आइडेंटिटी की पावर 1 करने पे ही आइडेंटिटी आएगा। तो यहां से क्या देखेंगे अपन कि आइडेंटिटी एलिमेंट की कोटि हमेशा 1 होगी। ये बात 2-4 एग्जाम्पल करेंगे, उसमें आप इस चीज को नोटिस करना कि आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या कोटि 1 होती है क्या। अगर सभी में ऐसा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एक हमारे लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट हो जाएगा। आगे हम इस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को थ्योरम्स में भी यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो ओमेगा की कोटि निकालनी है, तो ओमेगा की पावर कितनी करें कि वह आइडेंटिटी आ जाए, बताओ। तो ओमेगा की पावर 3 करने पे क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। सर कैसे आता है, जो पीछे के लेक्चर देखते हैं स्टूडेंट आ रहा है उसको तो ये दिक्कत होगी नहीं। क्यों, क्योंकि ये मैंने पहले बता रखा है कि ओमेगा क्यूब इक्वल में क्या होता है, 1। कैसे होता है, पीछे के वीडियो में मैंने इसको अच्छे से डिफाइन करके समझा रखा है, वहां आपको देख सकते हो जाके। अभी यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, ओमेगा की पावर 3 इक्वल में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल में कितना हो गया, अरे एन को तो क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, तो इक्वल में 3। ठीक है ना। अब ओमेगा स्क्वायर की
कितनी पावर करें कि 1 आ जाए बताओ? तो 3 के मल्टीप्लाई में 3 6 9, तो यहां क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 कर दें तो ओमेगा 6 हो गया। ओमेगा 6 भी क्या होता है, 1 होता है, बट हमारे पास क्या है, ओमेगा के स्थान पे ओमेगा स्क्वायर है, तो उसकी पावर भी हमें कितनी करनी पड़ेगी, 3, तो फिर क्या आएगा, वो 1 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल में कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ से कुछ कुछ चीजें हैं एग्जाम्पल के द्वारा अपन रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। जैसे फर्स्ट रिजल्ट हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट की ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ से हमें समझ में आया। सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे उसमें भी ये चीज फाइंड देखेंगे कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हर सभी एग्जाम्पल के लिए होती है, अलग अलग देखेंगे। यहाँ गुणन संक्रिया है, प्लस संक्रिया लेंगे, जो भी जैसे संक्रिया मान लो कोई डिफाइन ही नहीं कर रखी, उसके लिए भी अपन एक एग्जाम्पल करके देखेंगे क्या वहां भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या, ठीक है ना। तो सभी एलिमेंट्स की कोटि फाइंड कर ली, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट्स को इस एग्जाम्पल में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बताओ डेफिनेशन में क्या था कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो ये घात n है, वही क्या कहलाती है, उस एलिमेंट की कोटि कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ग्रुप क्या है G1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। संक्रिया क्या है, गुणन संक्रिया। अभी गुणन संक्रिया के लिए मैंने बता दिया आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब बताओ ग्रुप की कोटि कितनी है, यहाँ कितने एलिमेंट है, 4, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ G इक्वल में कितना हो गया, 4। अब एलिमेंट्स की क्या निकालेंगे, कोटि निकालेंगे। तो किसी भी एलिमेंट की कोटि, कौन सा एलिमेंट, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लो, 1 की कोटि। अब 1 की पावर कितनी करें कि 1 आ जाए, 1। तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो गया, 1। अभी वो तो क्या हो गया, संक्रिया के गुणन संक्रिया के लिए, तो यहाँ भी वही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर 1 करने पे क्या आते हैं, क्या आता है, 1 आता है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट की ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब -1, अब -1 की पावर कितनी करें कि 1 आ जाए, तो आप सभी को पता है -1 की पावर 2 करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ -1, तो -1 की कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। -1 का ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया नहीं हो गया, बताओ। जो पावर होती है उसे तो क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इसी प्रकार आयोटा, अब आयोटा की पावर कितनी करेगी, 4 है, बताओ। आयोटा की पावर 4 करने पे 1 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा इक्वल में क्या हो गया, 4। अब माइनस आयोटा की पावर कितनी करें, 4 करो तो 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इक्वल में क्या आ गया, 4, यानी माइनस आयोटा की कोटि क्या हो गई, 4 हो गई। अब यहां से एक चीज देखो, आपने फर्स्ट एग्जांपल में भी देखा होगा और सेकंड एग्जांपल में भी एक चीज और नोटिस की होगी कि जो एलिमेंट्स की कोटि आती है, ठीक है, देखा होगा फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल दोनों से देखो, ध्यान से देखना। ये ऑर्डर है ना, प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर, ये ग्रुप के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। अब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4, तो यहाँ 4 से ज्यादा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हुआ क्या, अरे 4 से ज्यादा किसी भी एलिमेंट की कोटि हुई क्या, नहीं ना। तो मैक्सिमम कहां तक हो सकता है, ग्रुप की कोटि के इक्वल हो सकती है एलिमेंट की कोटि, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल में भी आप चेक कर लेना, वहां क्या आया था, 1 3 और 3, और ग्रुप की कोटि क्या थी, 3, ठीक है। तो प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता, कम ही होगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहां से तैयार करेंगे कि किसी भी ग्रुप की कोटि उसके किसी एलिमेंट के कोटि से क्या, एलिमेंट के ऑर्डर, एलिमेंट की कोटि उस ग्रुप की कोटि से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है ना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहां क्या था, गुणन संक्रिया के लिए देखा था, अब संक्रिया चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, G0 1 2 3 4, ठीक है, +5। अब ये क्या होता है +5, जो पीछे से लेक्चर देखता आ रहा है सीक्वेंस वाइज, उसको ये दिक्कत नहीं होगी, ये मॉडुला योग 5 है। अब इसको किस प्रकार यूज करते हैं मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है पीछे की लेक्चर्स में, वहां भी आप अच्छे से जाके इसको समझ सकते हैं, यहाँ भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। बट क्या होता है, अलजेब्रा के अंदर कनेक्टेड होती है, थ्योरम्स हो, डेफिनेशंस हो, ये क्या होती है, कनेक्टेड होती है। तो हमें फर्स्ट यूनिट चल रही है, तो फर्स्ट यूनिट में
फर्स्ट यूनिट सेकंड से कनेक्टेड होगी, सेकंड यूनिट थर्ड से कनेक्टेड होगी, इस प्रकार इसमें कनेक्टेड होती रहती है। तो आपको फर्स्ट लेक्चर से अच्छे से समझ के चलना है कि ऐसा नहीं कि ये डेफिनेशन मेरे को समझ में नहीं, इसको छोड़ देता हूँ। अरे उस डेफिनेशन का आगे यूज होगा तो उसको पहले क्लियर करो आप, फिर आगे बढ़ो। तो मॉडुला योग 5 में मॉडुला योग के बारे में पीछे लेक्चर्स में बता चुका हूँ, यहाँ भी बताऊंगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले किस प्रकार देखते हैं एलिमेंट्स के, प्रत्येक एलिमेंट्स की क्या निकालनी है, हमें ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले किस प्रकार की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, अगर कोई एलिमेंट ए है तो उसकी पावर n हो, वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। अब प्लस के लिए आइडेंटिटी बताओ मेरे को, योग के लिए 0 है, तो यहाँ तत्समक अवयव क्या है, ई इक्वल में क्या आ जाएगा 0। अब बताओ इस ग्रुप की कोटि कितनी होगी, यानी इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल में कितना हो गया 5। अब अवयव की कोटि निकालेंगे, अवयव का ऑर्डर निकालेंगे। अब अवयव क्या है, सबसे पहला अवयव क्या है 0। अब 0 की पावर कितनी करें कि 0 आ जाए, ठीक है, 0 की पावर कितनी करें कि 0 आ जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 0 होगा। तो अब 0 की पावर 1 करने पे क्या आता है 0 आता है, तो ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल में क्या हो गया 1, यानी 0 की कोटि क्या होगी 1 होगी। अब यहां से आपको पता लग रहा होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होगा, ठीक है। 2 संक्रिया के लिए हमने देख लिया, डॉट के लिए देख लिया और प्लस के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब अगला एलिमेंट कौन सा है 1। अब 1 की पावर कितनी करें कि 0 आ जाए, अब ये कैसे करेंगे बताओ। ये +5 का मतलब होता है 1 को 1 + 5 1 + 5 1 + 5 1 + 5, यानी यहां पर जो घात होगी उसका मैं 5 से डिवाइड करूं, किससे, अगर +5 है तो 5 से डिवाइड करूंगा उस घात को, अगर +6 है तो 6 से डिवाइड करूंगा। डिवाइड करने के पश्चात जो शेषफल बचेगा ना, वही क्या होगा 0 होगा। देख लो, अगर 5 में 5 का भाग दूं तो क्या होगा, शेषफल कितना होगा 0। तो आइडेंटिटी हमें क्या चाहिए 0 चाहिए, इक्वल में क्या चाहिए 0। तो 0 कब आएगा, अब अगर मैं 1 को 5 टाइम्स, ठीक है, ऐड करूं, मोडुलो योग करूं तो क्या आएगा 5/5, यानी 5 का 5 में डिवाइड करूं तो शेषफल क्या बचेगा बताओ 0, इक्वल में 0 आया नहीं आया। तो 1 का ऑर्डर कितना हो गया 5 हो गया, 1 का ऑर्डर कितना हो गया 5। आ रही बात कुछ समझ में, अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो पीछे के लेक्चर्स जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहां मैंने अच्छे से इसको समझा रखा है। यहाँ भी मैंने समझाने की कोशिश की है कि हमें वो पावर लिखेंगे यहाँ, अगर हमें यहाँ 1 चाहिए, क्या चाहिए 1 चाहिए इक्वल में, यानी आइडेंटिटी 1 चाहिए। एक बार समझो, हमें यहाँ 1 चाहिए आइडेंटिटी, मान लो गुणन संक्रिया नहीं है, यहाँ संक्रिया क्या थी डॉट थी, ठीक है, क्रॉस थी, गुणा संक्रिया के लिए 5 था। अब ये बताओ मेरे को, अगर मुझे यहाँ आइडेंटिटी 0 आ रहा है, वहां मेरे को आइडेंटिटी 1 हो, तो इसकी पावर 1 की पावर कितनों करूं कि 1 आ जाए। अरे भाग देने के पश्चात क्या बचना चाहिए, शेषफल 1 बचना चाहिए। अब तो मेरे को यहाँ पावर 6 करूंगा, पावर 6 में 5 का डिवाइड करूं तो शेषफल रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, नहीं बचेगा। तो फिर यहाँ में पावर कितनी करनी पड़ेगी 6 करनी पड़ेगी। बट अबे हमें चाहिए क्या 0 चाहिए इक्वल में। 0 कब आ सकता है, जब इसकी पावर 5 करूं, फिर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। आया बात समझ में। अब इसी प्रकार एलिमेंट 2 3 और 4 के देखते हैं, देखो आगे। अब एलिमेंट 2 की पावर कितनी करूं, एलिमेंट 2 की पावर कितनी करूं कि इक्वल में 0 आ जाए। आगे बात समझ में आई ना। अब 2 को मैं 2 से ऐड करूं तो कितना हो गया 4 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 2 ऐड किया और तो कितना हो गया 6 में 5 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर क्या बच गया 1। हमें 1 तो चाहिए नहीं, रिमाइंडर क्या चाहिए हमें 0 चाहिए, ठीक है। तो 2 और 8 किया तो कितना हो गया 8 हो गया। 8 में 5 का डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना हो गया 3। 2 और 8 किया तो कितना हो गया 10। 10 में 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचा 0। आ रही बात कुछ समझ में। यानी 2 की पावर कितनी करें कि इक्वल में 0 आ जाए। ये तो मैंने आपको खोल के तरीका बताया कि इसको 0 किस प्रकार आएगा, ठीक है ना। आप ये मत सोच लेना कि सर ने 2 की पावर 5 कर रखा है इसलिए 2 को 5 टाइम्स ऐड कर रखा है। मैं यहाँ पावर कुछ भी नहीं है अभी, ये तो मेरे को फाइंड करनी है ना, तो इसलिए मैं 2 को 2 से ऐड किया 4 हुआ।
अगर पावर 2 करूँ तो काम चलेगा क्या? नहीं, रफ काम देखना। ये पावर 3 किया तो क्या 6 हो गया, 6 में 5 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बच गया। हमें 1 तो चाहिए नहीं, 0 चाहिए। फिर मैंने 2 और ऐड किया, फिर भी हमें रिमाइंडर 3 बच गया, हमें नहीं चाहिए। फिर मैंने 2 ऐड किया तो कितने टाइम्स किया मैंने? 5 टाइम्स, तो मैंने लिख दिया पावर 5 टाइम्स ऐड करने पे 0 आएगा। ठीक है, तो इस 2 की कोटि क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, इस एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 3 एलिमेंट 3 को अब इसी प्रकार आपको ऐड करना है। मैंने एक बार आपको तरीका बता दिया है। 3 को 3 से ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 6 में 5 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचा। यहां से अपना काम नहीं हुआ। तो 3 को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो फिर क्या होगा? रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ? 0। 3 को 5 टाइम्स ऐड करिए तो कितना हो गया? 15 हो गया। 15 में 5 का भाग दिया तो कितना है रिमाइंडर बताओ? 0। तो 3 का ऑर्डर कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है? इसी प्रकार 4 को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो 4 एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना हो गया? 5। अब यहां पर भी आप वो चीज चेक करो कि 5 से ज्यादा किसी भी एलिमेंट्स का ऑर्डर आया क्या? नहीं। तो ग्रुप का ऑर्डर से ज्यादा किसी भी एलिमेंट्स का ऑर्डर नहीं आ सकता। ठीक है, पर्टिकुलर एलिमेंट्स का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर से ही इक्वल या कम ही आएगा। ठीक है, तो नोट के रूप में लिख दो। सबसे पहले तो हमने क्या निकाला था स्टेटमेंट? ग्रुप के तत्समक अवयव की कोटि हमेशा 1 होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से माइंड में रहना चाहिए कि ग्रुप के तत्समक अवयव की कोटि हमेशा ऑर्डर हमेशा 1 होगा और किसी भी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। ये चीज मैं बताता रहा हूं आपको। ठीक है, तो इनको मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए नोट डलवा दिया। इसको इन दोनों को आप अच्छे से माइंड में ध्यान में रखना। रटने वाली कोई चीज है ही नहीं, एग्जाम्पल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये चीज यहां से आ रही है। बताओ, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं जहां संक्रिया क्या है? गुणा। ठीक है, मोडुलो गुणन। ठीक है, अभी मैंने बताया था वहां मोडुलो क्या था? योग था। यहां क्या आ गया? गुणन आ गया। अब मोडुलो के बारे में मैंने विस्तार से पीछे के लेक्चर में इसमें बता रखा है। आप वहां जाके अच्छे से इसको समझ सकते हो और यहां भी मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की आपको। जो मन लगा कि अभी यहाँ उनका ध्यान केवल वीडियो पे है, वो इस चीज को समझ गया होगा। और जिसका ध्यान कहीं मूवी में जा रहा है, कहीं बाहर ध्यान भटक रहा है, वो नहीं समझ सकता। स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, वो पीछे का वीडियो देखेगा तो वह भी इसको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत अच्छे इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और हर एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं। ऐसे नहीं कि एक एग्जाम्पल किया और अपना काम खत्म। डेफिनेशंस को जितने ज्यादा एग्जाम्पल से समझोगे, डेफिनेशंस उतनी अच्छी आपके माइंड में रहेगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं डेफिनेशंस को 3-4 एग्जाम्पल में कवर करने की। कई बार मैं 5-6 एग्जाम्पल भी ले लेता हूं। उससे क्या होता है, ये एग्जाम में एग्जाम्पल नहीं पूछे जाएंगे बट वो डेफिनेशंस इन थ्योरम्स में इनका यूज होगा। डेफिनेशंस तो पूछी जाती है एग्जाम में, आपको पता है कि डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं वो एग्जाम में 1 नंबर की 2 नंबर की पूछ ली जाती है। ठीक है, साथ में ऐड कर देते हैं 8 नंबर की थ्योरम। जितने भी मार्क्स के डिवाइड करना होता है उस प्रकार से 1 नंबर की, आधा नंबर की डेफिनेशन दे देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस को एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से कवर करने की अपन कोशिश कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करना। किसी भी सोशल मीडिया के जरिए डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा। तो अब इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, जी क्या दे रखा है? ग्रुप है। वो किस प्रकार है? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 एलिमेंट है इसमें। और संक्रिया क्या है? गुणन संक्रिया मोडुलो योग के लिए, सॉरी मोडुलो गुणन के लिए। अब ये किस प्रकार एग्जिस्ट होगा? एलिमेंट के लिए अपन को क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है। तो किस प्रकार की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? 1 की पावर n इक्वल में क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी। और गुणन संक्रिया के लिए आपको पता ही है आइडेंटिटी क्या होता है? 1 होता है। और इस ग्रुप की कोटि कितनी है बताओ? कितने एलिमेंट है? 4। तो ग्रुप की कोटि कितनी होगी? 4 होगी। तो अवयव की कोटि यानी 1 की कोटि निकाले अपन, 1 का ऑर्डर निकाले तो 1 की पावर कितनी करूंगी? 1 आ जाए। 1 की पावर 1 करने पे 1 आ जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की कोटि क्या होगी? हमेशा 1 होगी। तो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1 हो गया। अब 2 कौन सा एलिमेंट है? 2 है। अब 2 की पावर कितनी करें कि 1 आ जाए?
अभी मैंने बताया था 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। 4 में 5 का डिवाइड किया, क्या था यहाँ 5 है तो 5 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचा गया, नहीं। फिर मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 8 हो गया। 8 में 5 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 3। अब हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, यहाँ में हमें अपना काम नहीं बना। तो फिर हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, कितना हो गया बताओ 16। अब 16 में 5 का डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो यहाँ 2 की पावर कितनी करने पे 4 करने पे 1 बच रहा है, ठीक है 1 आ रहा है, इक्वल में आइडेंटिटी आ रहा है। यानी 2 की पावर कितनी की हमने 4 की, तो क्या हुआ आइडेंटिटी आया 1 आया। तो इस 2 की कोटि कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी भाई, ठीक है समझ में आ रहा है। यहाँ इस 2 ऑर्डर ऑफ 2 तो फिर 2 का ऑर्डर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 को देखो, 3 की पावर कितनी करेंगे, अगर 4 करूंगा मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ही रिमाइंडर क्या बचेगा 1 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल में क्या हो गया 4, तो 3 का ऑर्डर कितना आ गया 4 आ गया। इसी प्रकार 4 के लिए देखेंगे 4 की पावर कितनी करें कि रिमाइंडर 1 आ जाए। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया रिमाइंडर 1 बचा गया, नहीं बचा, ठीक है। तो 4 की ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। अब आप यहां से मैंने जो नोट लिखवाया था आपको नोट कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से अधिक नहीं होगा, तो देख लो नहीं हो रहा अधिक, ठीक है ना। तो एक नोट और लिख दो कि a की पावर n इक्वल में e हो तो इसको किस प्रकार लिखते हैं, ये मैंने डेफिनेशन में भी लिखवा दिया। ऑर्डर ऑफ a इक्वल में n इक्वल भी n है और लेस देन भी हो सकता है। कैसे, हमें n कैसे लेना है, धनात्मक वह स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो क्या इसको किस प्रकार, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू n। अगर छोटे से छोटा आ रहा है तो चिन्ह क्या होगा लेस देन इक्वल टू, अगर बड़े से बड़ा आ रहा है तो चिन्ह क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। इस चीज में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लेस देन इक्वल मैंने कहां से लिखा, डेफिनेशन से लिखा, वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n। तो इस n में मैक्सिमम तो हो सकते हैं कितने भी, बट हमें कौन सा चाहिए, वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक चाहिए जो इस कंडीशंस को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का। ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। ये क्या है, ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ई पी क्यू आर एस टी और ऑपरेशंस क्या दे रखा है स्टार। अब यहां डॉट प्लस कुछ भी नहीं दे रखा, डिफाइन नहीं कर रखा, ऑपरेशंस को क्या दे रखा है ओनली स्टार दे रखा है, ठीक है। अब स्टार के लिए भी देखेंगे कि हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, 2 नोट लिखे थे कि ग्रुप के तत्समक अवयव की कोटि क्या होगी हमेशा 1 होगी, क्या वो यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, या फिर वो चेक करेंगे कि ग्रुप का ऑर्डर से ज्यादा किसी एलिमेंट का ऑर्डर आया या नहीं आए, वो भी चेक करेंगे। देखो यहाँ ऑपरेशंस क्या हमारा स्टार है, ठीक है, जहां स्टार निम्न सारणी द्वारा परिभाषित है। अब स्टार को क्या दे रखा है, एक सारणी के द्वारा डिफाइन कर रखा है, ऐसे नहीं डिफाइन कर रखा है कि ये प्लस है मल्टीप्लाई है कौन सी संक्रिया गुणन संक्रिया है या योग संक्रिया, ऐसे डिफाइन नहीं कर रखा है, एक सारणी के द्वारा इसको डिफाइन कर रखा है। वो किस प्रकार क्वेश्चंस में सारणी बनाई हुई है, देखो कैसे। ये सारणी आपको क्वेश्चंस में गिवन है कि ये स्टार संक्रिया को इस प्रकार इसने दिखा रखा है, यानी ऑपरेट करवा रखा है, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशंस निकालना है, प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, a की पावर n इक्वल टू क्या आना चाहिए आइडेंटिटी। अब जहां स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव भी क्या होगा e होगा। अरे हमें इस स्टार को डिफाइन ही नहीं कर रखा कि गुणन है कि योग है, तो हमें फिर क्या बोलेंगे, तो तत्समक अवयव वो भी e होगा। पर्टिकुलर अगर किसी संक्रिया को डिफाइन कर दे, गुणन संक्रिया है योग संक्रिया, उसके लिए तो हम तत्समक अवयव बता सकते हैं, बट इसको डिफाइन ही नहीं कर रखा तो तत्समक अवयव क्या है फिर ई है। अब बताओ ग्रुप में कितने एलिमेंट है 6, तो फिर ग्रुप की कोटि क्या हो गई 6 हो गई। अब अवयव की प्रत्येक एलिमेंट की कोटि निकालेंगे, फाइंड करेंगे और वो देखेंगे क्या इस 6 से ज्यादा जाती है क्या। किसी भी एलिमेंट की कोटि इस ग्रुप की कोटि से अधिक नहीं होगी, ये मैंने एक स्टेटमेंट आपको लिखवा रखा है और उसको अपन चेक भी करेंगे। तो देखो आगे, सबसे पहले एलिमेंट है ई, ई की कितनी पावर करूं कि ई आ जाए, तो 1। मैंने क्या बताया था, आइडेंटिटी एलिमेंट की
आइडेंटिटी एलिमेंट की कोटि क्या होगी, हमेशा 1 होगी। तो बताओ ई की कोटि कितनी हुई, 1 हुई या नहीं हुई। ये फर्स्ट मेरा स्टेटमेंट था, मैंने आपको नोट लिखवाया था, वहां बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट की कोटि हमेशा 1 होगी। ठीक है, अब सॉरी p की पावर 1 किया तो क्या आएगा, p आएगा। ठीक है, p की पावर में 2 करूं तो p स्टार p। अब p स्टार p इक्वल में क्या है, q कैसे है, मेरे को क्या पता q आएगा। अब सारणी संकीर्ण सारणी क्या है वो देखो, p को p से स्टार करो, p स्टार p ये रहा, तो p स्टार p करने पे क्या आया, q आया। अब इसी संकीर्ण सारणी का मैं यूज करूंगा। अब p स्टार q कर दूं तो क्या आएगा, p स्टार q करने पे क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा कि आइडेंटिटी आई चाहिए, हमें तो आइडेंटिटी चाहिए। अब वो किस प्रकार की, जब मैं p को किसके साथ ऑपरेट करूं, q के साथ, तब आइडेंटिटी आएगा। p के साथ p को p से ऑपरेट करा तो क्या आया, q तो हमें चाहिए नहीं। तो देखो आगे p को p से ऑपरेट किया तो क्या आ गया, q। ठीक है, ये पावर 2 करने पे हुआ। अगर मैं पावर 3 कर दूं तो p स्टार p। ठीक है, अब p स्टार p क्या आ गया, q आ गया। ठीक है, अब इसका स्टार करूं मैं p के साथ, अभी मैंने सारणी में बताया था p को किसके साथ ऑपरेट करूं, q के साथ, तब आइडेंटिटी आएगा। हमें यही तो चाहिए। तो p का ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। ये सारणी से हमें चेक करना पड़ेगा कि कहां आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, अब q की पावर 1 करूं तो क्या आ गया, q आ गया। q की पावर 2 करूं यानी q स्टार q करूं, अब ये कहां से देखूंगा, मैं सारणी से देखूंगा। अब q को q से ऑपरेट करने पे क्या होगा, p आ रहा है, सारणी में देखना। अब तो यहां तो हमें p चाहिए नहीं, हमें तो e चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, q की पावर 3 किया, यानी q स्टार q। ठीक है, q स्टार q से किया तो क्या आ गया, p। फिर इसको स्टार किया मैंने q के साथ, p को q के साथ स्टार करने पे क्या आया था, अभी मैंने बताया था आइडेंटिटी सारणी में। तो फिर q की पावर 3 किया तो क्या आया, आइडेंटिटी आया। तो q का ऑर्डर कितना हो गया, 3 हुआ कि नहीं हुआ। यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ये हम सारणी से देख के फाइंड कर रहे हैं। आगे देखो, इसी प्रकार r s और t के लिए देखेंगे। अब r की पावर कितनी करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, r की पावर 1 किया तो क्या होगा, r की पावर 2 किया तो फिर क्या हो गया, r स्टार r इक्वल में क्या आ गया, आइडेंटिटी कहां से आया, संकीर्ण सारणी से। तो फिर ऑर्डर ऑफ r इक्वल में क्या हो गया, 2 हो गया। तो r की कितनी पावर की, 2 की, तो क्या आया, आइडेंटिटी आया। ठीक है ना, तो फिर r सॉरी, तो r का ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। s इसी प्रकार s के लिए देखेंगे, s की पावर में अगर 2 करूंगा, फिर s को मैं s से ऑपरेट करूंगा तब आइडेंटिटी आएगा। यह कहां से देखा, ये संकीर्ण सारणी मैंने जो क्वेश्चंस में दे रखी है वहां से। तो s का ऑर्डर कितना हो गया, 2। इसी प्रकार t का ऑर्डर कितना हो गया, 2। ठीक है, अब प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर तो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये तो हमें इस क्वेश्चंस में था कि प्रत्येक एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करो। अब आपने हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। अब आपने देखा होगा कि r s और t इनका ऑर्डर कितना है, 2, और p और q का ऑर्डर कितना है, 3 और 3। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, जिन अवयवों का ऑर्डर सेम हो वो आपस में क्या होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। ठीक है, कैसे, इक्वल भी होंगे। ऑर्डर ऑफ p किसके इक्वल हो गया, ऑर्डर ऑफ q के। तो p किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं, q के इनवर्स के। तो इससे मैं क्या रिजल्ट निकालना चाहूंगा कि जिसकी ऑर्डर सेम हो, जिस एलिमेंट्स के ऑर्डर सेम हो वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। जैसे p किसका प्रतिलोम हो गया, q किसका प्रतिलोम हो गया, p का। तो इसे ये एक नोट के रूप में लिख सकते हो आप। इसको मैं लैंग्वेज में भी आपको लिखाने की कोशिश करूंगा। ये कहां से किया मैंने, 5 एग्जाम्पल करवा दी, वहां देखना आप कि जैसे यहां देखो r s और t, इन तीनों का ऑर्डर कितना हुआ, 2 हुआ। और इसी प्रकार देखो p और q का ऑर्डर कितना है, 3। तो मैं ऑर्डर ऑफ p इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ q लिख सकता हूँ। तो p एलिमेंट q का क्या हो गया, प्रतिलोम है, और q किसका प्रतिलोम है, p का प्रतिलोम है। इसको इस प्रकार अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट के रूप में अपन याद करेंगे। तो मैंने जो अभी लिखवाया उसका नोट लिखो, लैंग्वेज के रूप में लिखो, आगे लिखो नोट। जिन दो अवयव की कोटि समान होती है वो एक दूसरे क्या होते हैं, प्रतिलोम। ठीक है, अभी मैंने p और q के लिए बताया था। फिर यहां लेते कोई दूसरा एग्जांपल, जैसे ऑर्डर ऑफ p इक्वल में n आया, किसका ऑर्डर कितना है, n आया, और उसी प्रकार ऑर्डर ऑफ q इक्वल में कितना है, n आया। ठीक है, तो p और q क्या है,
दो अवयव की कोटि समान है तो एक दूसरे के क्या हो गए, प्रतिलोम हो गए, अर्थात P का प्रतिलोम Q है, Q का प्रतिलोम क्या है, P है। वही मैंने वहां पर आपको बताने की कोशिश की थी एग्जाम्पल के नीचे। इसे हम इस प्रकार नोट के रूप में, एक स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे, इसे थ्योरम्स में आगे यूज होगा तो वहां अपन इसका यूज करते हैं डायरेक्ट। एग्जाम्पल में कहीं यूज हो रहा है तो उसका अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी अवयव की कोटि m है, ठीक है, किसी भी अवयव की कोटि क्या है, m है, तब A इनवर्स यानी वो अवयव क्या है, A है, ठीक है, ये ध्यान रखना। किसी अवयव की कोटि m है, तो यहां थोड़ा सा सुधार करना, किसी अवयव क्या है, A, ये लिखना भूल गया मैं। किसी अवयव A की कोटि m है तब A इनवर्स की कोटि भी क्या होगी, m होगी, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ऑर्डर ऑफ A इक्वल में m है तो ऑर्डर ऑफ A इनवर्स भी क्या होगा, m होगा, ठीक है। यदि A इक्वल में A इनवर्स हो तो ऑर्डर ऑफ A क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, कहां से आ रही है, देखो आपको मैं बता रहा हूं, अर्थात जिस अवयव की कोटि 2 होती है उस अवयव का प्रतिलोम अवयव वह स्वयं ही होता है। यहां से कुछ बात समझ में आ रही है आपको। अगर किसी अवयव की कोटि 2 है तो उस अवयव का प्रतिलोम भी वह स्वयं होता है। ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, आगे यूज होगा इसका तो अपन इसका यूज करेंगे, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 देखो, यदि G का कोई एलिमेंट A है, ठीक है, तो उस A का ऑर्डर कितना है, n है, ठीक है, और एक m ऋणात्मक पूर्णांक है, m क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो A की पावर m करने पे आइडेंटिटी आ रहा है ये। और यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ m n का क्या हो, गुणज हो, अर्थात m इक्वल टू एन क्यू हो, और q कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो ये देखो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये m है ना, ये m, ये n का गुणज है, किस प्रकार है, m इक्वल टू एन क्यू, ठीक है। स्टेटमेंट में इसमें कुछ भी नहीं है, एक का ऑर्डर m n है और एक m होगा, वो किसका गुणज होगा, n का गुणज होगा, तो m इक्वल टू एन क्यू होगा। या इसको सेकंड स्टेटमेंट में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, यदि किसी ग्रुप के एक अवयव, ग्रुप का कोई एक अवयव है A की कोटि n है, यही मैंने अभी बताया कि किसी ग्रुप G के कोई एलिमेंट A है उसकी कोटि क्या है, n है, तो दर्शाइए कि A की पावर m इक्वल टू E होगा यदि और केवल यदि m n का क्या हो, गुणज हो। अगर m n का गुणज है तो A की पावर m इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। यह हमें प्रूफ करना है। इसमें स्टेटमेंट समझ में आ रहा को कि G से कोई एलिमेंट लिया है मैंने A, G से कोई एलिमेंट लिया है, उसका ऑर्डर कितना है भाई, n है, ठीक है। तो हमें यह प्रूफ करना है कि A की पावर m करने पर भी आइडेंटिटी आना चाहिए, कब, जब m क्या हो, n का गुणज हो, m इक्वल टू एन क्यू, और m क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव पूर्णांक है। स्टेटमेंट आई होप आप समझ चुके होंगे स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहे हैं। तो यदि और केवल यदि है तो यहाँ दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो देखो आगे प्रूफ देखो इसका, ये थ्योरम 2018 और 2012 राजस्थान यूनिवर्सिटी में आई हुई है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझने की कोशिश करना। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बेझिझक कमेंट करना कि सर ये स्टेप हमें समझ में नहीं आ रही, तो नेक्स्ट क्लासेज में से एक बार आपको मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी देखो आप, तो देखो प्रूफ क्या है, आवश्यक प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंध की आवश्यकता दिया गया हमें, गिवन क्या है, जी ए ग्रुप है, वहां से एक एलिमेंट दे रखा हमें ए, ठीक है, उसका ऑर्डर कितना है, एन है, तथा एक एम हमें एक धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, तो ए की पावर एम इक्वल टू क्या हो, आइडेंटिटी हो, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि एम एन का गुणज अर्थात एम इक्वल टू एन क्यू प्रूफ करना है। फिर क्या लेके चलेंगे, एम इक्वल टू एन क्यू यानी एम एन का गुणज लेके चलेंगे और दिखाने की क्या कोशिश करेंगे, क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए की पावर एम इक्वल टू क्या होगा, क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा वहां, ठीक है। तो देखो आगे, तो देखो हमें दिया गया है ऑर्डर ऑफ इक्वल टू एन, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ए की पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है हमें। तो देखो
ए की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी है या नहीं, बताओ, गिवन है ये चीज। तो ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू m, यानी m हमें वो स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर बोलने के लिए, उस a का ऑर्डर बोलने के लिए m क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए, यानी वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए m। तो इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ, बताओ लिख सकता है या नहीं लिख सकता। अब ऑर्डर ऑफ a, इक्वेशन नंबर 2 में देखो, ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल है, n के इक्वल है, तो मैं यहाँ n लिख सकता हूँ, क्या n लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, m के, ठीक है। कहाँ से लिखा मैंने, इक्वेशन 2 से लिख दिया है n, ठीक है। अब देखो आप n क्या है, m से छोटा है, अगर ये दोनों इक्वल हो, एक कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन क्या होगी, तो देखो m अगर n के इक्वल हो तो a की पावर m और a की पावर n किसके इक्वल होंगे, e के इक्वल होंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। सही बात है या नहीं, बताओ। अरे m और n इक्वल में हो तो हमें क्या दे रखा है, a की पावर n इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी, और a की पावर m इक्वल टू भी आइडेंटिटी है, तो वो तो इक्वल है, यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, m n का गुणज है, बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, क्योंकि दोनों इक्वल कब होंगे, तब ये m और n क्या हो आपस में या तो इक्वल हो या फिर इसका m n का गुणज हो, तभी बोल सकता हूँ मैं, तभी इक्वल होंगे। अब यदि m क्या हो, ग्रेटर देन हो n से, क्या हो, m ग्रेटर देन n हो, ठीक है, तो ये कंडीशन देखते हैं। अगर यदि m ग्रेटर देन n हो तो भागफल विधि से, किससे, भागफल विधि से q r ऐसे दो पूर्णांक संख्याएं हैं जिनके लिए m इक्वल टू एन क्यू प्लस आर होता है। ये एक स्टैंडअप फॉर्म है, किसके लिए, भागफल विधि से, और जहां r 0 से तो क्या होगा, बड़ा होगा या इक्वल होगा, और यहां भी इक्वल आएगा, लेस देन इक्वल टू किसके होगा, n के, ठीक है। और q और r कहां से ले रहे हैं, इंटीजर से, पूर्णांक संख्या हैं। बताओ कोई, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है क्या, ये कहां से लिखा मैंने, ये मैंने लिखा है भागफल विधि से, कि q और r को ऐसे दो पूर्णांक हैं जिनके लिए अगर मैं m इक्वल टू एन क्यू प्लस आर लिखूं, ठीक है, m के इक्वल में एन क्यू प्लस आर लिखूं तो किसके इक्वल आएगा, m के इक्वल आएगा। अब देखो a की पावर m इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी, और m के स्थान पे मैंने अभी क्या माना है, एन क्यू प्लस आर, तो a एन क्यू प्लस आर, a एन क्यू डॉट ए आर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बताओ। अगर आधार समान होते घाती क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो इसको इस प्रकार भी ओपन कर सकता हूँ मैं, इक्वल में आइडेंटिटी चल रहा है। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, a की पावर एन क्यू, तो इसको इस प्रकार भी ओपन कर सकता हूँ मैं, a की पावर n की पावर क्यू, एन क्यू होगा, डॉट ए आर इक्वल में आइडेंटिटी। अब a की पावर n इक्वल टू क्या है, बताओ, इक्वेशन नंबर 2 में देखो, a की पावर n इक्वल टू e आइडेंटिटी है, तो e की पावर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, और a की पावर क्या, r चल ही रहा है साथ के साथ, और इक्वल में आइडेंटिटी है। अब बताओ e की, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर कितनी भी करें कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, तो e डॉट ए आर, ए की पावर r इक्वल में आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करो, डॉट प्रोडक्ट करो, तो वही एलिमेंट आएगा। बताओ, इसमें किसी भी, मेरे तत्समकता से देख सकते हो आप इसको, कि आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करे तो वही एलिमेंट आता है। तो आगे लिखो इसको, तो ए आर, ए की पावर आर इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहाँ ए की पावर आर इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। तो ये इस ए का ऑर्डर क्या होगा, बताओ, आर होगा या नहीं होगा। तो हमें आर कैसे लेना है, वह सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, तो आर इंटीजर्स में लें, तो इंटीजर्स में सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है, बताओ, 0, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो किस प्रकार लेंगे, अगर ए की पावर n, अगर इस प्रकार अपन, ये कंडीशन होती है, ए की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, तो n कैसा लेते हैं, n एक छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक होता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो r भी क्या होगा, एक छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। और r किस प्रकार ले रखा है मैंने, देखो स्टार्टिंग में दे रखा था 0, और 0 को इक्वल भी ले सकते हैं r को, और n से
एन के इक्वल भी ले सकते हैं। हमें लेना क्या है, सबसे छोटा लेना है, तो आर क्या ले लिया मैंने, 0। आर की वैल्यू क्या आ गई बताओ, यहाँ से 0 आ गया नहीं आ गया, तो ए का ऑर्डर कितना हो गया बताओ, फिर 0 हुआ यहाँ से, तो अरे ए का ऑर्डर कितना हो गया, 0 हो गया, तो यही तो ए का ऑर्डर है। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, इक्वेशन नंबर 3 मैंने क्या लिखा था अभी, m इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, m इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। अब वहां पर इक्वेशन नंबर 3 में आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो बाई इक्वेशन नंबर 3 से m इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, तो m इक्वल टू एन क्यू, अर्थात m किसका, n का गुणज है, ये तो हमें प्रूफ करना था। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताओ, m को हमें n का गुणज प्रूफ करना है, ठीक है। किस प्रकार m इक्वल टू एन क्यू होना चाहिए, यहाँ से हमने r की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी, तो m इक्वल टू एन क्यू आ गया। बताओ किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है, बता सकता है सर इस स्टेप में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, इस इक्वेशन के बाद में प्रॉब्लम आ रही है। उसको अलग से कल वीडियो में स्टार्टिंग से पहले आपको वो प्रॉब्लम्स क्लियर करवाई जाएगी। तो आगे देखो अब क्या करना है बताओ, अब हमें m n का गुणज है, अर्थात m इक्वल टू एन क्यू में ये गिवन मान के चलेंगे और क्या प्रूफ करेंगे, a की पावर m इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी, ठीक है। तो लिखो आगे, तो आगे देखो प्रतिबंध की पर्याप्तता, तो ठीक है, यदि m किसका, n का गुणज हो, अर्थात m इक्वल टू एन क्यू होना चाहिए, तब हम सिद्ध क्या करेंगे, a की पावर m इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है m इक्वल टू एन क्यू गिवन है हमें, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ दोनों तरफ a के पावर के रूप में लिखूँ इसको, ठीक है, तो a की पावर m इक्वल टू a की पावर एन क्यू लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, दोनों तरफ कर सकता हूँ, ये इन दोनों को घात के रूप में ले लूँ मैं, दोनों साइड से a के पावर के रूप में ले सकता हूँ, तो a की पावर m इक्वल में a की पावर n की पावर क्यों लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। अगर घात पे घात हो तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको मैं इस प्रकार भी ओपन कर सकता हूँ, a की पावर n की पावर क्यू, a की पावर m इक्वल टू क्या हो गया, e की, अब बताओ a की पावर n कहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से। हमें उससे थ्योरम्स के रूप में स्टेटमेंट्स को प्रूफ भी कर दिया कि ये कंडीशन देखो, हमने वहाँ एग्जाम्पल के द्वारा देखा था कि ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई किया, हमें उसे थ्योरेटिकल यानी थ्योरम्स के रूप में भी हमने प्रूफ कर दिया ये चीज़ को। तो ये स्टेटमेंट आपको हर जगह यूज होगा, तो डायरेक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं आगे। तो थ्योरम नंबर 3 देखो, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। क्या बोलना चाह रही है थ्योरम, देखो अगर ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, मान लो ग्रुप के कोई अवयव है ए, उसकी कोटि m है, मान लिया मैंने, तो क्या बोलना चाह रहा है ये स्टेटमेंट, उसके प्रतिलोम यानी ए का प्रतिलोम क्या होगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स की कोटि भी आएगी ना, वो भी n ही आएगी, जो ए की कोटि आएगी वो कोटि ही ए इनवर्स की आएगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब मान के चलेंगे हम कि ए की कोटि तो क्या है, n है, और ए इनवर्स की कोटि m है। फिर हमें सिद्ध क्या करना पड़ेगा कि m और n इक्वल हो जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। हमें ये तो प्रूफ करना है कि जो ए की कोटि n है वही ए इनवर्स की कोटि होनी चाहिए। तो वो m मैं मान के चलता हूँ अलग अलग कोटि और फिर दोनों को इक्वल दिखा देता हूँ, तो हमारा अपना काम बन गया। छोटा सा स्टेटमेंट है, छोटा सा इसका प्रूफ है। देखो आगे, एक जी समूह है, उसमें से कोई एक एलिमेंट ए ले लिया मैंने, ठीक है, ए जी में है, ए इनवर्स भी जी में होगा, ऑब्वियसली होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए मैंने मान लिया एन है, उसकी कोटि ए की कोटि क्या मान ली मैंने, एन है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ए की पावर एन इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1। अगर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू मैंने एम मान लिया, यानी ए इनवर्स का ऑर्डर मैंने कितना मान लिया, एम, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ए की पावर माइनस की पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी, इक्वेशन नंबर 2। ये अब सिद्ध क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, एम एन के इक्वल होना चाहिए, ये हमें दिखाना है। अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाए, ऑर्डर ऑफ ए के। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो अपना काम हो गया, फिर यहाँ तक आगे हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन हम लेके चल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन हम लेके चलेंगे। हाँ लिख दो आप, इक्वेशन 2 से ए की पावर एन को क्या लिखा था मैंने, ई के इक्वल लिखा था,
तो ए की पावर एन के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। तो ए की पावर क्या हो गया, क्यू हो गया। अब आइडेंटिटी की पावर कितनी भी करो वही आइडेंटिटी आता है। तो ए की पावर एम इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी। ये तो हमें प्रूव करना था, दोनों तरफ से हमने इसको प्रूव कर दिया। बताओ कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी नहीं दे रखा, स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है वो देखो आप। स्टेटमेंट में दोनों चीजें गिवन से, हमें ये प्रूव करना है सबसे पहले, उसके बाद में हमें ये प्रूव करना है। बताओ अब सेकेंड थ्योरम देखो, इसमें किसी परिमित समुच्चय के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है तथा यह या तो ग्रुप की कोटि के बराबर होती है या इससे कम होती है। यह मैंने आपको एक स्टेटमेंट भी लिखवाया था, ये इसको प्रूफ भी करेंगे। हमने एग्जांपल किए थे, उसमें मैंने बताया था कि एक ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकती। ये अभी मैंने बताया था आपको, स्टेटमेंट भी नोट में लिखवाया था ये चीज, यही स्टेटमेंट है। समझ में आ रही है बात आपको कि ग्रुप का ऑर्डर होगा ना, ग्रुप के ऑर्डर से उस ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंटों के अपन अलग अलग से प्रत्येक एलिमेंट की ऑर्डर फाइंड आउट करें तो वह ग्रुप के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। उसके इक्वल तो हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, बट उससे अधिक नहीं हो सकता। यही स्टेटमेंट बोल रहा है। अब इस स्टेटमेंट को आपको आगे कहीं भी यूज हो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, वहां इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना, ध्यान में रखना, ये आगे भी काम आते रहेगा। अब देखो, माना जी एक परिमित ग्रुप है जिसकी कोटि n है, जिसका ऑर्डर कितना है, n है। तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल में क्या आ गया, n होगा। इक्वेशन नंबर 1, ये चीज हमें फाइंड है। माना ए कोई जी का अवयव है, ठीक है। तो संवर्तता से अवयव जी में विद्यमान होंगे निम्न अवयव। कैसे? अगर ए क्या है, जी में है, और जी क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप है तो बाइनरी ऑपरेशंस, द्विचर संक्रिया सेटिस्फाई करेगा, यानी संवर्तता नियम की पालना होगी यहाँ। तो ए की पावर 0 क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए एन सभी कहां से होंगे, जी से होंगे। और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि पावर करने पे किसके इक्वल आनी चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, जी से हम ये एलिमेंट ले रहे हैं, क्यों, क्या, कहां, किस प्रकार है ये कि जी क्या है, ग्रुप है। अब ग्रुप है तो वो बाइनरी ऑपरेशंस कई की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करेगा तो यहां किस प्रकार सेटिस्फाई करेगा, हमें क्या करना है, उस एलिमेंट की ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर इस हिसाब से फाइंड करेंगे, जैसे ए की पावर क्यूब आ गया तो कहां से लिया, ए की पावर क्यूब जी से। ये कैसा, ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ए की पावर क्यूब इक्वल क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। यही कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जी के प्रत्येक एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और ग्रुप के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकती उसकी कोटि, किसकी, उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की। अब देखो, अब यहां से देखो, परंतु इनकी संख्या तो n+ है। 0 से मैंने स्टार्ट की, 0 1 2 3 4.n तक। तो बताओ जी में कितने एलिमेंट हो गए, n+1 हो गए। तथा जी की तो कोटि n है। बताओ जी की कोटि n है तो n+1 हो सकते हैं क्या? अब n+1 कोटि हो सकती है क्या किसी भी एलिमेंट की? नहीं हो सकती। अतः उपरोक्त सभी अवयव भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। नहीं हो सकते ना, कैसे नहीं हो सकते? अरे कोई भी 2 एलिमेंट इनमें से होंगे वो सेम होंगे, तभी तो बोल सकते हैं कि फिर इसमें n एलिमेंट हो गए। तो अतः जी में जी की कोटि n है तो इसके 2 अवयव समान होंगे। 2 अवयव समान होंगे, और वो कौन से होंगे, हम मान लेते हैं ए की पावर r और ए की पावर s, कोई 2 एलिमेंट है वो इक्वल हैं। तो लिखो इसको, ए की पावर r इक्वल में ए की पावर s, ये 2 एलिमेंट हैं जो क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, क्यों है इक्वल? अभी हमने बताया कि ग्रुप का ऑर्डर उस एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर से अधिक ऑर्डर नहीं आ सकता उस एलिमेंट का। बट यहां तो संख्या कितनी आ रही है, n+1 आ रही है। हमारे पास कितने हैं ग्रुप में एलिमेंट, ही n है। तो कुछ 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जो सेम होंगे, तो वो हमने मान लिया ए की पावर r और ए की पावर s है, वो दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, किस प्रकार है, s और r 0 यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, r और s कहां से, पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर से है, यानी 0 लेस देन इक्वल टू r और लेस देन इक्वल टू s, कहां से, n तक, लेस देन n। अब a की पावर r बिलोंग g में है, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, बताओ।
ए की पावर आर का इन्वर्स वो भी जी में होना चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए, नहीं। अगर ए जी में है तो ए का इन्वर्स भी जी में होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ें तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे से बता रखी है। अगर ए जी में है तो ए का इन्वर्स भी जी में होगा, तो ए की पावर आर जी में है तो ए की पावर आर का इन्वर्स भी जी में होगा, तो ए की पावर माइनस आर कहाँ हो गया, जी में। अब बताओ इसमें मैं क्या करवा रहा हूँ, ए की पावर आर से उत्तर संक्रिया करवा रहा हूँ, उत्तर संक्रिया करवा रहा हूँ यहाँ इस इक्वेशंस में। ए की पावर आर, ए की पावर माइनस आर इक्वल में ए की पावर एस, ए की पावर माइनस आर, ठीक है। अब बताओ ये क्या हो गया, किसी एलिमेंट को उसको इन्वर्स से ऑपरेट करवा दें तो क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, प्रतिलोमता की डेफिनेशन से, प्रतिलोम की डेफिनेशन से लिख सकता हूँ ये चीज़ में, आइडेंटिटी। अब यहाँ क्या है, ए की पावर एस और ए की पावर आर अगर आधार समान हो तो घाती क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो एस माइनस आर हो जाएगा, ए की पावर एस माइनस आर। बताओ किसी को कोई दिक्कत क्या। अब ये बताओ मुझे इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, बताओ, साथ में साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, नोट्स तैयार करते रहना। अब जो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 1 से अटेंड कर रहा है क्लास, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अभी तक बता दिया होगा, उसने मन में भी सोच लिया होगा कि ए का ऑर्डर क्या होगा, ए का ऑर्डर होगा एस माइनस आर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, अगर किसी एलिमेंट की पावर करने पर वो आइडेंटिटी आ जाए तो वह पावर स्मॉलेस्ट इंटीजर, यानी इनमें इस पावर की न्यूनतम यानी स्मॉलेस्ट यानी कम से कम छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, ए की क्या होगी, ऑर्डर होगी, कोटि होगी। आगे देखो तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, देयर इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ इक्वल टू क्या, लेस देन इक्वल टू एस माइनस आर, कोटि की परिभाषा से। अब एस माइनस आर कहां तक है, देखो मैंने पहले ही गिवन बता दिया था कि पॉजिटिव इंटीजर्स तो 0 लेस देन इक्वल टू एस माइनस आर लेस देन इक्वल टू एन। अब ये बताओ मेरे को, जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किसको, एस माइनस आर को, तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एस माइनस आर, और एस माइनस आर कहां तक है, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, एन तक, और स्मॉलेस्ट वैल्यू 0, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, स्मॉलेस्ट तो हमें पता है 0, बट हमें प्रूफ क्या करना है कि ग्रुप के ऑर्डर से अधिक नहीं जा सकती एलिमेंट की, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की कोटि। तो यहाँ ए की कोटि कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम एन तक जा सकती है, तो मैं ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन लिख सकता हूं। तो एन से अधिक नहीं जा सकती, एन से कम हो सकती है ए की कोटि, ये हमें प्रूफ करना था कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी की कोटि से अधिक नहीं हो सकती उस जी के किसी भी एलिमेंट की कोटि, ये हमें प्रूफ करना था, तो लिख दो। अतः किसी भी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है तथा यह या तो ग्रुप की कोटि के बराबर या कम होती है। यही स्टेटमेंट मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल करवाए थे, वहां से मैंने फाइंड किया था, हमने चेक किया था कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब उसे हम ए की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ ए को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। अब बताओ मेरे को, इसको इस प्रकार लिख सकता हूं कि ए की पावर एन की पावर -1, यानी दोनों तरफ में -1 की घात से क्या कर दिया, ऑपरेट कर दिया, ठीक है, दोनों साइड, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको लिख सकता हूं ए की पावर -n इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता किस आइडेंटिटी की पावर कितनी भी करो वही आइडेंटिटी आता है। अब यहां बताओ मेरे को, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, ए की पावर -1 की पावर n लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल में आइडेंटिटी। अब मेरे को बताओ ए इनवर्स की कोटि क्या हो गई, n हो गई ना, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल टू किसके, n के, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स मैंने क्या माना था, मैंने m माना था इसका ऑर्डर, तो मैं लिख दिया m लेस देन इक्वल टू n। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो। m कहां से लिखा मैंने, इक्वेशन नंबर 2 से। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स मैंने क्या माना था, m, तो m लेस देन इक्वल टू n। अब n और n दोनों इक्वल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ कि दोनों की कोटि क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो चूंकि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल में m माना था मैंने, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स m को ए की
ए की पावर -1 की पावर m लिख सकता हूँ ना। अरे इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, कैसे? देखो ए की पावर n होती है आइडेंटिटी, तो इसको मैं किस प्रकार लिखता हूँ, ऑर्डर ऑफ a इक्वल में n लिखता हूँ। नहीं, ए का ऑर्डर कितना हो गया n। अगर इस कंडीशन ऐसे दी हुई तो उसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ये दे रखा है। तो ए की पावर -1 पावर की पावर m इक्वल में आइडेंटिटी। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ए की पावर -m इक्वल में आइडेंटिटी। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर m की पावर -1 इक्वल में आइडेंटिटी। यहाँ से मैंने -1 की पावर को क्या कर दिया, कोष्टक के बाहर लिख दिया। बताओ किसी भी कोई स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हुई क्या? अब ए की पावर m इक्वल टू क्या हो गया, आइडेंटिटी। अरे मैं दोनों तरफ ए की पावर माइनस से ऑपरेट करवा दूं तो यहाँ तो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर -1। बताओ यहाँ किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम या नहीं ना? तो ए की पावर m इक्वल टू ई, आइडेंटिटी की पावर कितनी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से बताओ ए की पावर कितनी हो गई, m इक्वल में आइडेंटिटी। तो ए का ऑर्डर कितना हो गया, m हो गया। तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू m के। अब ऑर्डर ऑफ ए क्या है, किसके इक्वल है माना था मैंने इक्वेशन नंबर 1 में, देखो n के। तो n लेस देन इक्वल टू m के, समीकरण नंबर 4 दे दो यहाँ से। अभी मैंने क्या निकालता है इक्वेशन नंबर 3 कि n क्या है, m से बड़ा या इक्वल, और यहाँ क्या आ रहा है, n m से छोटा आ रहा है या इक्वल आ रहा है। तो यहाँ दोनों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, m इक्वल टू n लिख सकता है नहीं लिख सकता, बताओ। अरे एक बार m को क्या एक बार m n से बड़ा है और एक बार क्या है, n m से बड़ा है। तो फिर दोनों इक्वल होंगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो लिखो इसको m इक्वल टू n। तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ ए के। हमें ये तो प्रूव करना था कि किसी अवयव का ऑर्डर, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर उसके प्रतिलोम के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए, कोटि के बराबर होना चाहिए। हो गया, यानी दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, आगे देखो थ्योरम नंबर 4 है, ग्रुप के किसी अवयव ए के पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। क्या बोलना चाह रहे, देखो ग्रुप के किसी भी अवयव ए के पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। सही बात है। तो माना G एक ग्रुप है तथा A कोई एलिमेंट है G से, ठीक है। तो K कोई धनात्मक पूर्णांक है, K कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब हम ये सिद्ध करेंगे कि ऑर्डर ऑफ A की पावर K लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A। ये तो बोलना चाह रहा है स्टेटमेंट, देखो ग्रुप के किसी अवयव A के पूर्णांक घात, ठीक है, A की कोई पूर्णांक घात है K की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती, ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती, यानी उसके या तो इक्वल हो सकती है उससे कम हो सकती है, ये बोलना चाह रहा है स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट ने बोला वो मैंने यहाँ चीज लिख दी। मैंने ऐसा कुछ भी मेरी तरफ से इस यहाँ पर ऐड नहीं किया, जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसी चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ऑर्डर ऑफ ए अनंत है। क्यों अनंत है? अब हमें इस प्रकार दे नहीं रखा कि ए की कोटि कितनी है। अगर जब n हमें एग्जिस्ट नहीं करे ऐसा कि a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, तो हम क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट है। तो ऑर्डर ऑफ ए अनंत है तो परिणाम संतुष्ट है, सेटिस्फाई है इनफाइनाइट के लिए। तो अब माना ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n है, यानी परिमित हो, अगर अनंत नहीं हो, अगर मान लेते हैं हम परिमित हो तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n, तो a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब तो इसको किस प्रकार लिख सकता हूं मैं, दोनों तरफ पावर क्या कर देता हूं, k कर देता हूं। a की पावर n की पावर k इक्वल में a की पावर k। अब आइडेंटिटी की पावर कितनी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, इसको इस प्रकार ओपन कर सकता हूं, a की पावर n k इक्वल में आइडेंटिटी। इसको मैं इस प्रकार भी ओपन कर सकता हूं, a की पावर k की पावर n, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल में आइडेंटिटी। अब यहां से बताओ मेरे को a की पावर k का ऑर्डर कितना होगा, ऑब्वियसली n होगा। तो ऑर्डर ऑफ a की पावर k लेस देन किसके आएगा, n के। तो यहां से क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ a की पावर k लेस देन इक्वल टू n, कहा n क्या था इक्वेशंस में, देखो ये रहा, हमने क्या माना था, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n माना था।
तो n इक्वल टू में n के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए, ये तो हमें प्रूफ करना था। तो इसको लिख दो, समूह के किसी अवयव ए की पूर्णांक घात की कोटि, पूर्णांक घात की कोटि अवयव ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती, इस अवयव की ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती, या तो इक्वल होगी या इससे कम होगी, ऑर्डर ऑफ ए से क्या होगी, कम होगी, या फिर इसके इक्वल होगी, ये हमें प्रूफ करना था। बताओ, ये स्टेटमेंट आगे कहीं भी यूज हो तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसीलिए इस थ्योरम को मैंने प्रूफ भी करवाया है आपको। ये एग्जाम में ऐसी थ्योरम्स नहीं पूछी जाती, बाय चांस कभी पूछ भी ले तो हमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि सर मैंने ये क्यों ही है। अगर वहां पर आपको ये थ्योरम आ जाए, मान लो बहुत छोटी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बट आपको एक बार देखी हुई नहीं है ना, तो एग्जाम में आप नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि जब हम एक बार पेन से रफ कॉपी में अपन थ्योरम्स को लिख के समझते हैं तो फिर क्या होता है, एग्जाम में हम किसी प्रकार से थ्योरम स्टेटमेंट को कैसे भी घुमा के दें हम उसको कर सकते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल था, उसमें कुछ ही नहीं था, जो स्टेटमेंट था उसको मैंने एज इट इज लिखा, क्या बोलना चाह रहा है स्टेटमेंट, प्रूफ हो गया। बताओ, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया, यहाँ ऑर्डर की डेफिनेशंस लगाई है ओनली, फिर मैंने कोटि की परिभाषा क्या है उसका यूज किया है ओनली। तो कोटि की डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है, उसको हर थ्योरम में अपन यूज करें तो उसको अच्छे से समझो। जब तक समझ में नहीं आए उस थ्योरम डेफिनेशंस को 2-3 बार लिखो आप, फिर समझने की कोशिश करो, उसके एग्जाम्पल्स करो। 4-5 एग्जाम्पल मैंने करवा दिया, आप भी कोई दिमाग में एग्जाम्पल है वो करो, कोई भी ग्रुप ले लो, उसके प्रत्येक एलिमेंट की आप ऑर्डर फाइंड करो, देखो क्या कि उस ग्रुप के ऑर्डर से किसी एलिमेंट का ऑर्डर अधिक आता है क्या, चेक करो। अगर ऐसा आता है तो मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट या उसकी फोटो खींच के फेसबुक आईडी पे, इंस्टाग्राम पे, मेल आईडी पे कहीं भी सेंड करो कि सर हमें ऐसा आ रहा है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसका आपका सॉल्यूशन बताऊंगी आपने कहाँ गलती कर दी। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट और लास्ट थ्योरम है आज की, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप की कोटि वाला, फिर नेक्स्ट टॉपिक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे कल से। अब थ्योरम नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, थ्योरम्स अच्छी है, 3 स्टार लगा लेना इसको भी आप। क्या दे रखा है, समूह जी के, कोई ग्रुप है जी के अवयव ए की कोटि यदि ऑर्डर ऑफ ए से प्रदर्शित हो, क्या बोल रखा है, ए की कोटि को अपन ऑर्डर ऑफ ए से प्रदर्शित करें तो हमें सिद्ध करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल में ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल में लिख सकते हैं क्या, नहीं, हमें यह प्रूव करना है। अगर ए की कोटि को हम ऑर्डर ऑफ ए से लिखें तो हमें उसको इस प्रकार प्रूव करना है कि इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स के रूप में। ठीक है, और एक्स कहां से है, जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्स इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखो लिखो प्रूफ, देखो इसका स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा, इसमें तो कुछ है नहीं। जी ए कोई ग्रुप है, ए कोई उसका कोई अवयव है, एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन होता है। ठीक है, ये दे रखा है कि इसको ऑर्डर ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मैंने मान लिया उसका ऑर्डर कितना है, एन है, तो किस प्रकार की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए की पावर एन इक्वल में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स, हम उसका ऑर्डर मान लेते हैं एम है। ठीक है, अगर मैं एम और एन को इक्वल दिखा दूं तो फिर मैं बता सकता हूं ऑर्डर ऑफ ए इक्वल में किसके लिख सकता हूं, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स के लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। बस मेरा मेन काम यही है, हमें यही प्रूव करना है यहाँ। तो इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एम इक्वल में आइडेंटिटी आना चाहिए, इक्वेशन नंबर 2। तब हमें प्रूफ क्या करना है, एम इक्वल टू एन प्रूफ करना है, अपना काम हो जाएगा। ये तो स्टेटमेंट है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स, ये एन ऑर्डर है किसका, ए का, एम किसका ऑर्डर है, एक्स ए एक्स इनवर्स का। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एन। ठीक है, क्या ले लिया मैंने, क्या लिया बताओ, एन के लिए पावर क्या की है, एन, अर्थात x इक्वल टू ए की पावर एन एक्स इनवर्स। ठीक है, इसे गणितीय आगमन सिद्धांत से अपन प्रूव करने की कोशिश करेंगे। n इक्वल टू 1 लेंगे, अगर 1 लेने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर n के स्थान पे m लेके n या k कुछ भी परिणाम लेंगे, उसके लिए सत्यता की जांच करेंगे। फिर n के स्थान पे n+1 लेके चेक करेंगे कि वहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। गणितीय आगमन सिद्धांत तो आपने बहुत अच्छे से 11th 12th क्लास में 10th क्लास में
बीएससी में फर्स्ट ईयर में सेकेंड बहुत यूज हुआ है इसका, तो ये सभी को आता होगा, मेरे को पता है। फिर भी नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं यहाँ पर अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो आगे स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहना। गणितीय आगमन सिद्धांत से n = 1 के लिए अगर n = मैं 1 लूँ यहाँ तो क्या हो गया, एक्स ए एक्स इनवर्स और एक्स ए एक्स इनवर्स सेटिस्फाई है इक्वेशंस। तो लिख दो आता है अभिष्ट परिणाम n = 1 के लिए सत्य है, ट्रू है। अब n = 2 के लिए चेक करो एक बार। अब n = 2 लिया मैंने तो इसको किस प्रकार लिख सकता हूं मैं, एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स 2 बार लिख सकता हूं इसको। अब यहां से देखो x को मैंने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, ए एक्स इनवर्स इस x को मैंने कोष्टक में ले लिया, ए एक्स इनवर्स एज इट इज रख दिया। कहां से, साचर्यता से। क्यों, क्योंकि दे रखा है जी क्या है, ग्रुप है, तो ग्रुप है तो साचर्यता कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ए को भी बाहर ले रहा हूं, तो एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स और एक्स इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। एक्स इनवर्स एक्स क्या होता है, आइडेंटिटी, प्रतिलोम की डेफिनेशन से आइडेंटिटी को किसी भी अन्य एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो वही एलिमेंट आता है, तो एक्स ए एक्स इनवर्स। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साचर्यता लगाता हूँ, तो एक्स ए एक्स इनवर्स। अब ए क्या है, ए स्क्वायर, तो एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स, ये तो हमें लाना था। तो n = 2 के लिए क्या कथन सत्य है। इसी प्रकार अपन मान लेते हैं n = m के लिए भी कथन क्या है, सत्य है। तो लिख दो एक्स ए एक्स इनवर्स n के स्थान पे m, एक्स ए n के स्थान पे m एक्स इनवर्स, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसमें प्रूव करेंगे n = m+1 के लिए ये कथन या ये स्टेटमेंट प्रूफ है या नहीं है, सत्य या ट्रू है नहीं है, ठीक है। देखो आगे, अब n = m+1 के लिए तो n के स्थान पे m+1 ले लिया मैंने। अब आधार समान हो तो घातें ऐड हो जाती है, इस रूल से मैं इसको ओपन कर रहा हूं, ठीक है। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम क्या, नहीं। अब इसको मैं किस इक्वेशन नंबर 3 में मैंने क्या लिखा था, एक्स ए की पावर m एक्स इनवर्स, वहां से मैंने इस स्टेप को मैंने यहां लिख दिया इक्वेशन नंबर 3 से यूज करके, एक्स ए एक्स इनवर्स एज इट इज है। अब मैं यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाता हूँ, x को बाहर ले लिया, ए की पावर m एक्स इनवर्स x और ए एक्स इनवर्स, फिर मैं एक की पावर m को बाहर ले लेता हूँ, एक्स इनवर्स x हो गया, प्रतिलोम से ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो एक्स ए की पावर m आइडेंटिटी ए एक्स इनवर्स। अब आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो वही एलिमेंट आता है, तो एक्स ए की पावर m ए एक्स इनवर्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए को क्या कर रहा हूँ, एक साथ ले रहा हूँ, या फिर मैं वापस क्या लगा रहा हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो x कोष्टक ए की पावर m ए एक्स इनवर्स लिख दो आप। अब आधार समान है तो घातें क्या होती है, ऐड होती हैं, तो x ए की पावर m+1 एक्स इनवर्स, हमें ये तो चाहिए था, n के स्थान पे क्या आना चाहिए था, m+1 आना चाहिए था आगे। तो परिणाम n = m+1 के लिए भी सत्य है, ठीक है। बताओ किसी को भी स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए ये कथन ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब हमें आगे क्या करना है बताओ, n = m हमें प्रूव करना है। तो इस गणितीय आगमन सिद्धांत का यूज करते हुए हम m = n इक्वल में प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, यदि परिणाम n = m+1 के सत्य है, गणितीय आगमन सिद्धांत से x ए एक्स इनवर्स की पावर n इक्वल में a x ए इनवर्स, सॉरी x ए की पावर n एक्स इनवर्स। अब a की पावर n इक्वल में क्या आइडेंटिटी है, ये मैंने लेके चला था स्टार्टिंग में, आइडेंटिटी मैंने कर दिया, x एक्स इनवर्स, x एक्स इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी आ गया। तो x ए की पावर 1 x की पावर -1 की पावर n क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो बताओ x ए एक्स इनवर्स का ऑर्डर कितना हो गया, n हो गया। तो ऑर्डर ऑफ x ए एक्स इनवर्स <= n। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखो मैंने क्या माना था, ऑर्डर ऑफ x ए एक्स इनवर्स के स्थान पे मैं m माना था, इसका ऑर्डर कितना माना था मैंने m, तो मैंने m लिख दिया। तो m <= किसके हो गया, n के, इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे को क्या दिखाना है, मेरे को m = n दिखाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से n <= m कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 और कैसे भी मैं यूज करके ये इक्वेशन और ला दूं n <= m, तो फिर मैं क्या बोल दूंगा, m = n है। तो देखो आगे, तो ऑर्डर ऑफ x
ए एक्स इनवर्स क्या माना था मैंने एम, तो इसको किस प्रकार लिख सकता हूं मैं डेफिनेशन से, एक्स ए की पावर -1 की पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, ऑर्डर के डेफिनेशन से। तो एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी कहाँ से लिखा मैंने, इक्वेशन नंबर 3 देखो क्या था, एम के स्थान पे मैंने एन लिखा था, तो वहां से लिख सकता हूँ ये चीज। अब यहाँ पर मैं ए एक्स इनवर्स से क्या करा रहा हूँ, पूर्व संक्रिया, ठीक है, इस साइड में ऑपरेट करवा रहा हूँ एक्स इनवर्स, तो एक्स इनवर्स एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स इक्वल में एक्स इनवर्स आइडेंटिटी किसी के साथ ऑपरेट करो तो वही एलिमेंट आता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो एक्स इनवर्स एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स, और यहाँ एक्स इनवर्स आ गया, यह आइडेंटिटी हो गया, ए की पावर एम एक्स इनवर्स इक्वल में एक्स इनवर्स। अब ए की पावर एम एक्स इनवर्स में एक्स इनवर्स है, क्या आ गया, ए की पावर एम एक्स इनवर्स में इक्वल में किसके, एक्स इनवर्स के। तो फिर मैं क्या करवा रहा हूँ, एक्स से उत्तर संक्रिया करवा रहा हूँ, ए की पावर एम एक्स की पावर -1 और किसके साथ, एक्स के साथ उत्तर संक्रिया, और एक्स इनवर्स एक्स क्या हो गया, आइडेंटिटी, ठीक है, प्रतिलोम की परिभाषा से। तो ए की पावर एम एक्स इनवर्स एक्स साचर्यता लगा दी मैंने यहाँ। अब एक्स इनवर्स एक्स क्या होता है, आइडेंटिटी, तो ए की पावर एम आइडेंटिटी और इक्वल में आइडेंटिटी चल ही रहा है, आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करे तो वही आता है। तो ए की पावर एम इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी, तो ए की ऑर्डर कितना हो गया, एम हो गया, तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम, इक्वेशन नंबर 5। अब ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल था, एन के, एक लाइन और लिख लो, एन लेस देन इक्वल टू एम। अब इसे इक्वेशन नंबर 5 दो आप, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 से देखो आप, इक्वेशन नंबर 4 और 5 से देखोगे, इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, m लेस देन इक्वल टू n, और यहाँ क्या आ गया, n लेस देन इक्वल टू m, तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 से मैं क्या लिख सकता हूँ, n इक्वल टू m, तो ऑर्डर ऑफ a इक्वल में किसके आ गया, ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स के लिए। बताओ किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हुई क्या यहाँ, हमने सबसे पहले इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव किया, गणितीय आगमन सिद्धांत का यूज करते हुए m इक्वल टू n दिखाने की कोशिश की हमने, वो हमने प्रूव कर दिया। ये थ्योरम बहुत अच्छी एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इस बार भी इसके आने के चांस है, तो अच्छे से समझना इसको। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार वीडियो देखना, 3 बार देखना, जब तक समझ में नहीं आए तब तक इस थ्योरम को आप छोड़ना नहीं। 100% है, इस बार भी आने का इसके चांस है, तो अच्छे से इसको कवर करना। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लासेज में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो मन लगा के, कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है मेरे लिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे क्या मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।